प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज बातचीत के केंद्र में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी का भोपाल प्रवास। नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश आए और इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। पहले वाले प्रवासों में और इस बार के प्रवासों में एक बड़ा अंतर यह था कि इस बार शुद्ध राजनीतिक प्रवास था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कोई सरकारी आयोजन नहीं था, कोई सरकारी तामझाम नहीं था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का महासमागम महाकुंभ के नाम से आयोजित किया गया था जम्बूरी मैदान में। 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति का दावा के साथ यह आयोजन था और यहां पे केंद्र में थे नरेंद्र मोदी जो अभी अभी नई संसद भवन का लोकार्पण और उसके साथ ही महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण विधायी व्यवस्था में करने के साथ सफलता के एक अलग मुकाम पर हैं, यहां पहुंचे और बातचीत के केंद्र में उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को रखा। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में, वह कांग्रेस जो एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए मध्य प्रदेश में रात दिन एक कर रही है, वह कांग्रेस जो 2018 में सरकार बना पाने में मध्य प्रदेश में कामयाब रही थी, उस कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रदेश के संदर्भ में कम और देश के संदर्भ में बात ज्यादा की और हर प्रकार की समस्या के लिए यह समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी इस देश में खराब रहा है उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रही है। वो बात चाहे मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो चाहे देश के संदर्भ में हो, विकास भाजपा का पर्याय है और कांग्रेस कुल मिला के गरीबी को एक एडवेंचर के तौर पर इस्तेमाल करती हुई आई है। तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले कुछ झलक देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की, जो हमारे कार्यक्रम की आधारभूमि है। कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है, न देश हित को समझने का। कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है और ये कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें विधानसभा ही नहीं बल्कि हर बूथ जीतना है, हर बूथ पर लोगों का दिल जीतना है। बूथ का हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है क्योंकि उसकी पहचान कमल है, उसकी शान कमल है, उसका निशान कमल है। इसलिए हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटना है। मुझे आप सभी के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। तो कुल मिलाकर हर बूथ जीतना है, इस आह्वान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया और जिस कांग्रेस को उन्होंने निशाने पर लिया उस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां पर हमारे साथ पूर्व सांसद और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप भानु शर्मा जी खासतौर पर मौजूद हैं। और जिस भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को एक एक बूथ जीत देने के काम में लगा देने की बात मोदी जी ने कही है, उस भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक और प्रदेश उपाध्यक्ष अर्थात भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ हैं, वह भी पूर्व सांसद हैं। और 2 इन अभूतपूर्व लोगों के बीच में तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के वरिष्ठ पत्रकार है, वह हमारे साथ है। चर्चा की शुरुआत प्रताप भानु जी से करते हैं। प्रताप भानु जी, लगाने किस पार्टी में बैठा हुआ, जंग लगा लोहा, ना कुछ वर्तमान ना कुछ भविष्य,
और क्या क्या नहीं किया आपने। आपको तो अचानक अपने आप पे ही शर्म नहीं आ गई प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हुए कि किस किस्म की पार्टी आपकी हो गई, किस किस्म के काम आपने अतीत में किए थे, क्या मुंह लेकर जाएंगे अब प्रदेश में। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आज 10 लाख भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाया है और टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया है। आपके दिल पर कितनी ठेस पहुंची प्रताप भानु जी, जानने में दिलचस्पी है हमारी। हिमांशु साहब, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण ही शर्मनाक था। जी उन्हें 10 साल के अपनी उपलब्धियां और मध्य प्रदेश की 18 साल सरकार भाजपा के शिवराज सिंह की रही, जी उस पर बात करना चाहिए थे, कार्यकर्ताओं को उपलब्धि बताना चाहिए थी। जी उसकी बजाय उन्होंने कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप, प्रत्यारोप और जंग लगी हुई बात तक कह दी। और उनको ये नहीं मालूम कि कैसी फौलाद की कांग्रेस बनी हुई है, कि उसे कितनी बार मिटाने की कोशिश करी, जब भी बार मिटाने की कोशिश करी है और ज्यादा मजबूत होकर कांग्रेस उभर कर आई है, जी गुजरे हैं। इसलिए इनकी इन बातों का, झूठे आरोपों का, झूठ के पुलंदे का कांग्रेस की शक्ति पर कोई असर नहीं होता। जी हाँ, एक बात जरूर साफ हो गई कि 10 लाख के बजाय 1 लाख कार्यकर्ता भी नहीं जुटा था उस जम्बूरी मैदान में। ये जी। वहां की फील्ड रिपोर्ट है। जी और दूसरी बात, मध्य प्रदेश के 18 वर्षों में शिवराज सरकार ने कुछ नहीं करा। जी। एक काम की सराहना नहीं कर पाए, शिवराज सिंह का नाम नहीं ले पाए, उनकी योजनाओं का बखान नहीं कर पाए। कांग्रेस पर आरोप, झूठे आरोप और झूठ का एक पुलंदा कार्यकर्ताओं को उन्होंने फीडबैक दिया है या जी। उन्हें फीड किया है। तो ये तो एक उनकी निराशा और हताशा। और उन्होंने एक बात और कही उनके भाषण में जो मैंने सुनी, जी इस बात को वो घबराए हुए हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व धाराशाही हो गया है। जी वो समझ रहे हैं कि होशियार कर रहे हैं कि ऐसा रहो कि कांग्रेस फिर से आ जाए, जागरूक रहो, संभल के रहो, पोलिंग बूथ पर मुस्तैदी करो। हम ये देख रहे हैं कि जम्बूरी मैदान में जो लोग इकट्ठे थे, सरकारी मशीनरी ने इकट्ठा किया था, बसों का अधिग्रहण करके उनको पहुंचाया, तब भी 1 लाख लोग नहीं हो पाए। ये अपने आप में आज भाजपा का हश्र मध्य प्रदेश में क्या है, कार्यकर्ता में कितनी निराशा है। कोई एक शिवराज सिंह को देखने तैयार नहीं है, बीडी शर्मा की कोई सुनने तैयार नहीं है। इसी वजह से आज प्रधानमंत्री मोदी को दखल देना पड़ अच्छा रहा है। प्रताप भानु जी, एक बात बताइए, ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है आपके पास में, ये आप अपने प्रभारी महासचिव तक क्यों नहीं भेजते हैं। आप इस कार्यक्रम में बता रहे हैं 10 लाख लोग आने थे, 1 लाख लोग भी नहीं आए। रणदीप सुरजेवाला भी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो बता रहे थे कि 50,000 लोग भी नहीं आए। अब आपके बयान ने बता दिया भाई 50,000 से तो ज्यादा आए थे, 1 लाख से कम आए थे। ये आप अपने ही प्रभारी महासचिव को ढंग से क्यों नहीं बताते भाई, थोड़ा ये तो बताओ। हिमांशु जी, जरा उस पर गौर करिए। सुरजेवाला जी ने डिफाइन कर दिया 50,000 आए थे, 60,000 आए थे। मैंने ये कहा है कि 1 लाख से कम लोग आए थे, ये नहीं कहा कि 1 लाख लोग आए थे। अब 1 लाख से कम में 50,000 भी हो सकते हैं, 60,000 भी हो सकते हैं, 40,000 भी हो सकते हैं। जी आप बाल की खाल मत निकालिए कृपा करके। जी, लेकिन आप रणदीप सुरजेवाला को जरा ठीक से ब्रीफ तो किया कीजिए ना, इतने अनुभवी आदमी आप हैं, क्या अच्छा नहीं लगता ना। अब उन्होंने बयान दे दिया, उन्होंने सीधा बयान दिया 50,000 लोग भी नहीं आए। थोड़ा प्रताप भानु जी से बात कर लेते हैं तो वो बता देते भाई 1 लाख से कम आए तो सहूलियत होती। पर मुझे दूसरी बात आपसे जाननी है, आपने कहा कि उन्होंने अपनी उपलब्धियां नहीं बताई। उन्होंने तो बताया महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए सारे काम हमने किए, जनधन खाते हमने खुलवाए, शौचालय हमने बनवाए, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए आयुष्मान कार्ड के रूप में काम किया। कितनी सारी चीजें तो उन्होंने महिलाओं के संदर्भ बताए और विधेयक के संदर्भ में बताया कि आप लोग तो मन मार के बटन दबाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे हालात मोदी जी ने और भाजपा ने बना दिए। क्या कहते हो प्रताप भानु जी। हर कांग्रेस की उपलब्धि का वो श्रेय लेने के आदतन श्रेय ले लेते हैं, ये उनकी फितरत है जी और ये भूल गए कि ये महिला आरक्षण बिल जो सबसे पहले 33% विधानसभाओं में, लोकसभा में देने के लिए राजीव गांधी के समय आया था। और हमने, क्योंकि पूरा बहुमत हमारे पास नहीं था, राज्यसभा से पारित हो गया था, लोकसभा में नहीं हो पाया था, परंतु हमने पंचायती राज कानून संविधान में संशोधन करके 33% पंचायतों में, जनपद में, जिला पंचायत में
पंचायती राज में दे चुके थे। जी। कांग्रेस के संविधान में हम ये आरक्षण कर चुके थे, जबकि भाजपा ने ऐसा नहीं किया। हाँ और प्रताप ये बाबू जी, हमें तो पता है कांग्रेस के संगठन में 33% पद तो महिलाओं को ही दिए जाते हैं। वो तो खम में भाजपा की लिस्ट में महिलाएं दिखती हैं, कांग्रेस में दिखती नहीं। पता नहीं वो कौन सी अदृश्य शक्ति रहती है। बाद में आऊंगा मैं आपके पास, लेकिन अभी चिंतामणि जी के पास आता हूं। क्या चिंतामणि जी, क्या कहते हैं आज के आयोजन को लेकर? कांग्रेस का तो सबसे पहले कहना ही है भाई उतने लोग ही नहीं जुटे जितने का दावा था। पर मोदी जी जो कुछ आप लोगों को कह के गए हैं उसमें एक चिंता है, कहीं कांग्रेस को मौका ना मिल जाए, प्रदेश फिर विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की चिंताओं ने आपको कितना डरा दिया चिंतामणि जी, कितना चिंता में डाल दिया, थोड़ा ऐसे तो बताइए। देखिए, चुनाव तो चुनाव की तरह होता है, इसलिए इसमें लोकतंत्र है, लेकिन इसको इस तरह नहीं लिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस में आ जाए। उन्होंने कांग्रेस का जो दुष्परिणाम है प्रदेश पर वो गिनाए हैं कि कांग्रेस यदि होती है तो ये होता है। वास्तव में आज का पूरा भाषण इतिहास का विश्लेषण था, तथ्यात्मक था, पूरी तरह सत्य के साथ सन्निहित था, और जो वास्तव में कांग्रेस करती है उसका उन्होंने एक चित्रांकन किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सरकारों में परिवर्तन किए उसको उन्होंने अपनी गारंटी के साथ प्रस्तुत किया। जहां तक ये कहना कि मध्य प्रदेश की बातें उन्होंने नहीं कही, मुझे लगता है ये उचित नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बातें कई बार आ चुकी है और हमने तो मध्य प्रदेश को बनाने का काम किया है। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखिए और 2023 का मध्य प्रदेश देखिए तो आपको अंतर लगेगा कि ये मध्य प्रदेश यदि किसी ने बनाया सन 1956 में तो केवल भौगोलिक रूप से एक राजनीतिक उसके रूप में सामने आया था, लेकिन अगर विकसित मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसी शासन व्यवस्था होना चाहिए, ये सब अगर बनाया, आज अगर 6 लाख किलोमीटर सड़कें हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण है। आज अगर 75 लाख हेक्टेयर में कहीं सिंचाई होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण है। थोड़ा रुकिए चिंतामणि जी, देखो भाई ऐसा है, नरेंद्र मोदी जी बहुत व्यस्त आदमी है, पूरे देश के संदर्भ में जिम्मेदारी उनके ऊपर, दुनिया भर की जिम्मेदारी उनके ऊपर, इसके बीच में वो फिर से मध्य प्रदेश आए चिंतामणि जी, और आपने भी पूरे प्रदेश से इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके भोपाल के जम्बूरी मैदान में बिठाया। अब आपसे जानना इतना है, इतने बड़े आदमी का इतना समय और इतने सारे लोगों का इतना समय, कुल मिलाकर जो लगाया गया उसका संदेश क्या निकल कर आया? थोड़ा चिंतामणि जी इस पे बताएं कि देखो आज के इस आयोजन से ये संदेश प्रदेश में गया, ये संदेश पार्टी में गया, ये संदेश जनता में गया। थोड़ा चिंतामणि जी वो संदेश आपके माध्यम से आ जाए तो आनंद आ जाए और रमेश जी के पास जाने में हमें सहूलियत हो जाए उस संदेश को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस जब ये कहती है कि लाख इकट्ठा हुए और 50,000 इकट्ठा हुए, अरे कांग्रेस एक रैली तो ऐसी बता दे, एक रैली। हमने तो हर बार ऐसी 20 रैली की है, कांग्रेस एक रैली बता दे जिसमें कांग्रेस ने कोई इतनी बड़ी संख्या कर दी हो। तो ये आप अपनी तरफ देख लो कि आपकी सामर्थ्य है क्या इतना लोग इकट्ठा करने की और ऐसी व्यवस्थित रैली करने की। जब कांग्रेस के लोग आते हैं तो आसपास के लोग दुकान बंद कर देते हैं, लूटपाट शुरू हो जाती है। ये आपकी पार्टी की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, अनुसूचित रूप से सब आए। और जहां तक संदेश की बात है तो संदेश स्पष्ट रूप से गया है कि कांग्रेस का जो कार्यकलाप है, कांग्रेस की जो शासन व्यवस्था है, वो इस देश के हित में और मध्य प्रदेश के हित में नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है वो केवल लूटना, खाना और अपना अस्तित्व बचाए रखना, इनका कोई विजन नहीं, इनका कोई दर्शन नहीं, इनका कोई लक्ष्य नहीं। सरकार के लिए ही सत्ता और मतलब जो संगठन भी सरकार के लिए, और जो भी कुछ इनका कार्यक्रम है केवल एकमात्र उद्देश्य है कि सरकार, और सरकार से क्या करना, तो केवल भ्रष्टाचार करना, केवल लूटपाट करना, अव्यवस्था फैलाना, अपराध बढ़ाना, तुष्टीकरण करना, और ये सारे जो देश को नुकसान पहुंचाने के काम है वो कांग्रेस करती है। अरे चिंतामणि जी, फिर मैं आऊं रमेश जी के बाद। इनमें से ऐसी कौन सी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले पता नहीं थी और ये जानकारी आज हो गई भाई इतने बड़े आयोजन के माध्यम से? ये जितनी भी बातें आपने कही हैं, इनमें से कौन सी ऐसी बात है चिंतामणि जी जिसकी जानकारी आपके कार्यकर्ता को नहीं थी, पार्टी को नहीं थी, तो लगा कि भाई आज ये संदेश मिल गया? भाई ये बात तो आप पहले भी कहते आ रहे थे, आपका तो छोटे से छोटा नेता भी यही बात कहता है, कोई नया संदेश? देखिए, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा कहा जाता है कि जब बार बार कई चीजें याद दिलानी पड़ती है, ऐसा कोई जादू नहीं है कि कोई नई चीज आई वो बताने के लिए, रहस्य बताने बुलाया। भाई हम जो करते हैं उसे हजार मुंह से कहना पड़ता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जनता तक पहुंचाना पड़ता है। फिर दूसरा ये कि तांबे का अगर लोटा हो तो उसको रोज मांजना पड़ता है ताकि उसकी चमक बनी रहे। अगर उसमें थोड़ा भी हो जाता है तो उसको पॉलिश कम से कम हो जाए। तो ये
भाई जो भी सालों लगते हैं कोई काम करने में, अगर प्रधानमंत्री रोड बने हैं तो सालों लगे तब कहीं हम 250 की आबादी तक पहुंचे। अगर हम 24 घंटे बिजली दे पा रहे हैं तो कम से कम 3 साल तो लगे। आज तांबे के लोटे को मांझ कर चले गए प्रधानमंत्री जी, कार्यकर्ता वापस चमक गए, एकदम चमचमा रहे हैं चुनाव के लिए, ये चिंतामणि जी हमें बता रहे हैं। पर रमेश शर्मा जी भी क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? यार रमेश जी, बात थी मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 2024 के संदर्भ में भाषण देकर चले गए। कांग्रेस उनके जहन में है और कांग्रेस एक चुनौती के तौर पर उनके जहन में है। आज जितनी भी बातचीत थी अगर आपने देखें तो मूलतः 80% उनका भाषण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रहा। शायद 10-20% मध्य प्रदेश का उन्होंने उल्लेख किया। मोदी जो भी करते हैं वो रणनीति के तहत करते हैं। इसमें कोई रणनीति आप देख पाएंगे रमेश जी? देखिए, इसमें कुल मिलाकर के जैसा कि आपने खुद भी कहा, भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी दिनों से 2 रणनीति पर एक साथ काम कर रही है जी। जिसकी झलक आज प्रधानमंत्री जी के भाषण में दिखी। भारतीय जनता पार्टी, अगर आपने देखा हो, जो हमने कई बार भी चर्चा की है, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी रही है, कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी रही है। कांग्रेस हमेशा कैडर पर उसका ध्यान कम रहा है, चेहरों पर ध्यान ज्यादा रहा है। भाजपा का चेहरे पर ध्यान कम रहा है, कैडर पर ध्यान ज्यादा रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भाजपा में एक थोड़ा परिवर्तन ये आया है कि वो कैडर के साथ अब चेहरे पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस अब कैडर पर भी ध्यान दे रही है। तो प्रधानमंत्री जी का आज का जो भाषण 2 प्रकार का संदेश है। एक तो 2023 का चुनाव है, जैसा होगा वो तो ठीक है, लेकिन उनका सारा फोकस, जैसा कि आपने कहा, 2024 के लिए उनका पूरा भाषण है। और न केवल ये प्रधानमंत्री जी का ये भाषण, आप इस पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री जी जहां भी गए हैं, वो उत्तर प्रदेश गए हो, वो बंगाल गए हो, असम गए हो, कहीं ना कहीं उन्होंने दोनों चीजों पर फोकस किया है, राज्य की राजनीति पर भी और केंद्र की राजनीति पर भी। तो एक प्रकार से भाजपा में एक प्रैक्टिस रही है बहुत पहले से कि वो कार्यकर्ताओं को टॉकिंग पॉइंट्स देते थे। आमतौर पर इस तरह की बैठकें कार्यालय में हुआ करती थी और जो प्रमुख, उनके जो बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे, वो कार्यकर्ताओं को टॉकिंग पॉइंट्स देते थे। और इसी उद्देश्य से इन्होंने एक पत्रिका शुरू की थी, चरैवेती। तो आज के जो भाषण है, कार्यकर्ताओं को टॉकिंग पॉइंट्स है, आप देख लीजिए 4 पॉइंट। एक तो जिस तरीके से उन्होंने बहुत हुंकार भर के कहा कि कार्यकर्ताओं को जागरूक रहना है, तो उसका सीधा संदेश था कि वो कहीं ना कहीं नेतृत्व पर कार्यकर्ता ध्यान कम दे, अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे। और चूंकि एक जो खबरें आई थी, सत्य क्या है वो तो चिंतामणि जी बताएंगे, ये खबरें आई थी कि हर बूथ से कम 10 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। भाजपा ने ये रणनीति बनाई थी, हर बूथ से 10 कार्यकर्ता आए। तो 10 कार्यकर्ताओं को ये पॉइंट्स देना कि आपको सबसे पहले अपनी नीति बताना। उन्होंने जो उल्लेख किया, उन्होंने नौजवानों का उल्लेख किया, उन्होंने बुजुर्गों का उल्लेख किया, उन्होंने महिलाओं का उल्लेख किया, उन्होंने बच्चों का उल्लेख किया। तो उन्होंने हर वर्ग को टच करे कार्यकर्ता जाकर के अपने क्षेत्र में। और कांग्रेस पर किस प्रकार हमला बोले, खासतौर से जो अर्बन नक्सली का जो उन्होंने शब्द दिया है मोटे तौर पर, तो मैं समझता हूं ये उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से आक्रामक जैसा बना करके, या संगठित या जागरूक कहना, आक्रामक शब्द हटा करके जागरूक करना कार्यकर्ताओं को उनका संदेश था। वो परोक्ष रूप से उनका जनता को संदेश था। आज के भाषण में जनता को सीधा संदेश नहीं था, परोक्ष रूप से संदेश था। सीधा संदेश उनका आज का कार्यकर्ताओं के लिए था। और मैं समझता हूं कार्यकर्ता इस पे जागरूक होकर के क्षेत्र में लौटेगा। और मध्य प्रदेश पर उनको चर्चा करना कार्यकर्ताओं को इसलिए आवश्यक था कि ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि मध्य प्रदेश में इस बार कांटे की टक्कर है। इससे पहले दोनों पार्टियां एक एक सीट के लिए लड़ती थी। इस बार हिमांशु जी मान करके चलिए, इस बार एक एक वोट का संघर्ष होने वाला है। कोई पार्टी अगर ये दावा करे कि वो जीत लेगी, वो अभी हो सकता है मेरी समझ कम हो और नहीं आ रहा हो। इस बार एक एक वोट का संघर्ष होना है। जो इस पर हावी पड़ेगा वो अपनी सरकार बना ले जाएगा। ये संकेत आज प्रधानमंत्री जी की भाषण में बहुत स्पष्ट था जी। तो बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की रमेश जी ने कि आज दरअसल जो भाषण था ना, वो प्रत्यक्ष तौर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए और परोक्ष रूप से जनता के लिए था। तो कार्यकर्ता को कैसे चुनाव के लिए तैयार करना, उस दृष्टि से पूरी बात कही गई। प्रताप भानों जी, रमेश शर्मा जी ने जो आकलन करके दिया, जो विश्लेषण करके दिया, उसने आपके अंदर कितनी दहशत ला दी। देखिए कैसी तैयारी है, किस तरीके से आपके संदर्भ में अपने एक एक कार्यकर्ता को उन्होंने बता दिया है कि आपको कैसे निपटाया जाए, किस तरीके से निपटाया जाए, किस तरीके से घर घर आपकी खिलाफत की जाए। क्या करेंगे आप?
आपके घर में तो पहले ही इतनी खिलाफत रहती है परस्पर, अब इसके बीच में ये नए हथियार और दे दिए। हिमांशु जी, उन पे कोई हथियार ही नहीं थे जी और यदि हथियार होते तो अर्बन नक्सली जैसा इररिलेवेंट शब्द मध्य प्रदेश में प्रयोग ही नहीं करते, जी क्योंकि वो मध्य प्रदेश में एप्लीकेबल ही नहीं है। जी और जो वो जिंदगी भर से कहते आए 10 सालों से, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, भूल गए। जी इतने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए मध्य प्रदेश में आकर, इतने बौरा गए वो जी। कि कार्यकर्ताओं की संख्या देखकर उनके चेहरे पे पानी नहीं था। कि जैसा हमारे रमेश जी ने बताया कि 65,500 हमारे पोलिंग बूथ से, हर पोलिंग से 10 लोगों को बुलाने का लक्ष्य था, और जब 1 लाख लोग भी ना पहुंचे तब इसका मतलब क्या हो जाता है? उनका राष्ट्रीय नेता है तब भी लोग ना आ रहे हो। अच्छा प्रताप भानु जी, बीच में रुको, आप बार-बार 1 लाख पे बड़ा जोर दे रहे हो। वो फॉर्मूला तो बताओ जिसके आधार पे आप नतीजे पे पहुंचे हो। भाई 1 लाख भी नहीं आए, जरा हमें भी तो पता चले ना कि ये प्रताप भानु जी में वो कौन सा कुशलता आई है, वो कौन सा जो है मैपिंग स्केल आपने डेवलप की जिससे आप जान पाए कि भाई कितने आए। हिमांशु जी, जी जितने स्क्वायर फीट में या मीटर में वो शेड लगा हुआ था और जी। जिस तरह से सेक्शन बटे हुए थे, एक एक सेक्शन हम अभी काउंट तो करके नहीं बता सकते, पर हम आपको बता देंगे रात तक, यदि आप जानना चाहेंगे एग्जैक्ट संख्या बता दूंगा मैं। जी हम गणित के विद्यार्थी रहे हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ये आप जानते हैं। जी आपकी चुनौती स्वीकार है, पर समय लगेगा, क्योंकि हम इररिलेवेंट बात नहीं करते। जी। हमारे चिंतामणि मालवीय जी ने कहा, उन्होंने कहा कि शौचालय बनवा दिए। अरे तो शौचालय बनवा के कौन सा बड़ा काम कर दिया मोदी जी ने? हमने IIT बनवा दिए, IIM बनवा दिए, हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनवा दी, हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनवा दी, हमने कितने इंजीनियरिंग, कितने प्रताप भानु ह्यूमन जी, रिसोर्स मैं डेवलपमेंट। बहुत माफी के साथ बीच में रोकना चाहूंगा। मतलब आपके लिए इस बात के कोई मायने नहीं है कि इस देश में 11 करोड़ से ज्यादा घरों में शौचालय उपलब्ध कराए गए, क्या वो इस देश के आम जीवन को प्रभावित करने वाला उपक्रम नहीं था? क्या दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रताप भानु शर्मा, जो जननेता रहे हैं, जो स्वयं सांसद रहे हैं, विदिशा जैसे जागरूक इलाके का जिन्होंने 10 साल तक प्रतिनिधित्व किया है, उनकी अपनी जमीनी समझ ये कहती है कि वाकई हमारे जीवन में शौचालय की गैर मौजूदगी कोई विषय नहीं था, और अगर ये काम हुआ है तो इसकी सराहना का कोई कारण नहीं है? वाकई प्रताप भानु जी? देखिए, आप थ्योरेटिकल बात मत करिए हिमांशु जी। अरे मैंने तो इतनी व्यवहारिक हाँ, बात की, आपने नहीं, इसे प्रायोगिक परीक्षा के सवाल को आपने कैसे थ्योरेटिकल में देख लिया भाई? आधे शौचालय नहीं बने। चलिए मैं आपके साथ गांव में सर्वे करने चलता हूं। तो आप ये कहिए ना कि शौचालय का दावा गलत है, शौचालय बने नहीं है। आपने क्या कहा? अरे शौचालय बनवा दिए तो कौन सी बड़ी बात है, हमने IIT बनवाया, हमने IIM बनवाया। तो इसलिए आपसे सवाल करना पड़ा कि भाई शौचालय बनवाने को आप कोई कार्य नहीं मानते, इसे मनुष्य जीवन के अंतर्गत एक अनिवार्यता के तौर पर नहीं दिखते, ये जीवन को बेहतर बनाने की दृष्टि से आप कोई उपक्रम नहीं मानते? ये सवाल था प्रताप भानु जी। तर्क आपने दिया था, आपने ये कहा था कि शौचालय बनवाना कौन सा बड़ा काम है, हमने IIT IIM बनवाए। तो इसलिए आपसे सवाल करना पड़ा कि 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का दावा करते हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, माननीय चिंतामणि मालवीय जी। तो इसके संदर्भ में अपना कथन कहिए ना। गलत है जी। क्योंकि उसमें आधे तो भ्रष्टाचार की भेंट का चढ़ गए। जी। लोगों ने शौचालय के पैसे लेके मोटरसाइकिलें ले ली, ये हमें मालूम है, ये जानकारी, और उनकी आज तक जांच नहीं हुई। जी। और मैं ज्वाइंटली आपके साथ जहां आप कहें वेरिफिकेशन से, आपके छत्तीसगढ़ में, हमारे मध्य प्रदेश में, विदिशा संसदीय क्षेत्र में चलने तैयार हूं। एक दिन आपके साथ दे दूंगा। बिल्कुल करेंगे प्रताप भानु जी। अभी पहले चुनाव से निपट लें, अभी तो आप चुनाव में बहुत व्यस्त हैं, कहां कहां आपको चुनाव लड़वाना है, पर हम अपनी कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलते हैं। चिंतामणि जी हमारे साथ हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ना है भाई, समय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चिंतामणि जी वापस आपके पास आते हैं और सवाल वापस ये निकल कर आता है कि ये बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव बड़ा कड़ा रहने वाला है। रमेश शर्मा जी ने बताया 1-1 वोट की लड़ाई है। तो मोदी जी के भरोसे कितना रहोगे भाई? कितनी बार मोदी जी को बुलाकर इस चुनाव में अपना बेड़ा पार लगवाएंगे? कुछ आप लोगों की भी तैयारी वैयारी रहेगी क्या? बार बार प्रताप भानु जी को भी मेहनत करनी पड़ती है आपको ये बताने की कि भाई हमेशा मोदी जी के भरोसे मत रहो, कुछ खुद भी करो। जी चिंतामणि जी। नहीं, मैं आदरणीय प्रताप भानु जी के बहुत आदर के साथ बताना चाहूंगा कि एक एक पेज पर
हमारी पन्ना समिति बनी है, पेज पन्ना नहीं बोल रहा हूँ, दोनों तरफ नहीं, एक जो पेज है ना जी। उस पे भी हमारी समिति बनी हुई है, उस पे भी 3 लोग हमारे हैं, तो हम तो पेज तक पहुंचे हुए हैं। जी। आपके तो मंडलों के ठिकाने नहीं है, आपने जो बीच में मंडलम कर दिया था फिर वापस ब्लॉक कर दिया, आपके अपने शब्द तक नहीं है, आपकी रचना के शब्द भी आपके पास नहीं है, ये स्थिति आपके संगठन की जी। है। और आप बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत व्यामोह में है, बहुत भ्रम में है, एकदम ऐसा उसको ऐसा यूटोपिया उसके आसपास बन गया कि नहीं हम तो आ ही जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, वो नरेंद्र मोदी जैसे, नीति है, दर्शन है, कार्यकर्ता है, कार्यक्रम है, और आपके पास कुछ भी नहीं है सिवाय मैं चिंतामणि जी विनम्रता पूर्वक आपको बताना चाहता हूं कि ये नेता आपके पास 2018 में था, ये नीति आपके पास 2018 में थी, ये समर्पित कार्यकर्ता आपके पास 2018 में भी थे, पर फिर भी सरकार बनाने की बारी आई प्रताप भानु जी की। तो भैया 2018 से 2023 में क्या ऐसा किए हो कि प्रताप भानु जी को फिर से मौका ना लगे, अर्थात उनकी पार्टी का ना लगे? इसके संदर्भ में थोड़ा बताओ ना, ये सब तो आपके पास पहले भी था। ये तो एक्सीडेंटल सरकार थी और हमने उस पराजय से सबक लिया है, इस बार उस तरह की कोई हम गलती नहीं करेंगे और निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। तो पिछली बार कौन सी गलती थी जो इस बार नहीं होगी? बिल्कुल ऐसी कई गलतियां हुई, प्रत्याशी चयन में हुई और कई संदर्भों में हुई, वो इस बार नहीं होगी और हम सरकार बनाएंगे निश्चित रूप से। अरे आपने अभी 39 प्रत्याशी दिए, उनमें से 1 दर्जन जो है खिलाफत में लोग ताल ठोक रहे हैं, तो भूल सुधार किस प्रकार की किए हैं? या इस बार यही भूल सुधार है? पहले से जान ले कौन कौन जो है बाद में मठा डालते हैं पार्टी की जड़ों में, तो पहले से टिकट घोषित करके जान लिया है कौन कौन मठा डाल रहा है, सबको ठीक कर देंगे। रणनीति में ये बदलाव चिंतामणि जी? देखिए, जिंदा लोकतंत्र है और जिंदा पार्टी है, और पार्टी अपने आप को निर्णयों में दिखाती है, क्योंकि हम विचारशील लोग हैं, हम प्रयोग धर्मी लोग हैं। निश्चित रूप से जो भी जिंदा है वो प्रयोग करेगा, हम प्रयोग करते हैं। कांग्रेस नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस एक सिस्टम में चलती है, वहाँ जो सोनिया गांधी जो सोचेंगी, राहुल गांधी जो सोचेंगे, फिर नीचे आएगा तब तक वो खत्म ही हो जाता है, इसलिए वो बड़ा बदलाव आ रहा है। चिंतामणि जी कह रहे हैं कांग्रेस सिस्टम में चलती है। आज तक सारे भाजपा के नेता बोलते थे कि कांग्रेस में कोई सिस्टम ही नहीं है। बहरहाल मैं आखिरी बातचीत के लिए रमेश जी आपके पास आता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं, कुल मिलाकर आज का भाषण क्या ये बता रहा है कि सब कुछ खत्म, अब केवल चुनाव है, अब केवल चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार करिए, बाकी और कोई उम्मीद नहीं रखिए। प्रधानमंत्री का आज का कार्यकर्ताओं को दिया गया उद्बोधन दरअसल मध्य प्रदेश में चुनावी जंग का ऐलान था। क्या कहते हैं इस निष्कर्ष पर? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल भाजपा ने तय, लगभग उनका तय जैसा है जैसे उनकी सरकार है, तो उन्होंने 15 सितंबर तक अपने सारे कामकाज निपटा लिए गए थे और बड़े कार्यक्रम करने की जो तिथियां थी वो 25 सितंबर उन्होंने तय की हुई थी। तो लगभग ये उसी का एक अंदाज उसका है। वो प्रधानमंत्री जी का जो आज उन्होंने फोकस जो किया है, बहुत ज्यादा जो कार्यकर्ताओं पर जो उन्होंने फोकस किया है, उसका कारण 2018 का अनुभव ही है। मध्य प्रदेश में कोई कुछ भी कहे, आधी बात चिंतामणि जी ने स्वीकार की है। 2018 में अगर भाजपा सरकार नहीं बनना पाई थी तो उसका 2 ही कारण था। स्थानीय स्तर का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं असंतुष्ट था, सरकार से भी असंतुष्ट था और जिले के अपने क्षेत्रीय उससे भी असंतुष्ट था, और कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को लेकर कितनी ऐसी सीटें थी 2018 की जो परंपरागत भाजपा की मानी जाती है, जैसे मालवा की बड़नगर सीट है, इंदौर क्रमांक 1 सीट है, या महाकौशल में जाए तो मुल्ताई की सीट है, भोपाल में दक्षिण की सीट है, विदिशा की सीट है, उदयपुरा की सीट है, ये वो सीटें थी। ये गुना जिले में बमोरी की सीट है। ये ऐसी सीटें थी जहां अगर कार्यकर्ता नाराज नहीं होता, भाजपा का उम्मीदवार ठीक होता, वो सीटें जीतते। खुद प्रताप भानु जी को मैं कहना चाहता हूं, उनके जिले की सीट है। कल्पना करिए अगर उसकी जगह कोई दूसरा कैंडिडेट होता तो क्या इतनी आसानी से जीत जाते विदिशा में? तो कुल मिलाकर के मोदी जी का आज का वो भाषण था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं का जो आह्वान किया है कि वो सारी बात भूलें, केवल कमल का ध्यान रखें। इसका मतलब है कि वो कार्यकर्ताओं के मन में अगर थोड़ा बहुत असंतोष है, उसको हटा करके पार्टी और पार्टी के चिन्ह पर केंद्रित करना चाहते हैं, ताकि 2018 में जैसा मध्य प्रदेश में हुआ वैसा 2023 में ना हो। इसीलिए उनका सारा फोकस कार्यकर्ताओं पर था। सारा फोकस कार्यकर्ताओं पर। तो हम अगर बातचीत के निर्णायक बिंदु पर पहुंचे तो निर्णायक बिंदु यह है
कि 2018 के अनुभव से सचेत भारतीय जनता पार्टी 2023 में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इसीलिए आज के महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के तौर पर सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद किया और उस संवाद के केंद्र में कमल को रखा, कांग्रेस को खिलाफत में रखा और समर्थन के लिए कमल के संदर्भ में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। उन्होंने चाहा कि अगर आपने किसी भी प्रकार का संकोच किया तो कांग्रेस को अवसर मिलेगा, उस कांग्रेस को अवसर मिलेगा जो देश की सारी विविधताओं के लिए उनके अनुसार जिम्मेदार है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने यही कही कि भाई कमल के लिए काम करना है, कमल ही अपनी पहचान है, कमल ही अपना निशान है, इसलिए नेताओं को भूल जाना, जो भी उम्मीदवार हो उसके लिए जुट जाना। अब उन्होंने आह्वान तो कर दिया है, पर क्या कार्यकर्ता के स्तर पर इस आह्वान का असर होगा? और 2018 में अपनी पार्टी की जड़ों में जो कुछ कार्यकर्ता मठा डालने में लगे थे, इस बार सब साफ मन के साथ केवल और केवल पानी खाद देने में लगेंगे। जानने में हमारी दिलचस्पी रही। आज तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सादा प्रणाम।